या ईडी की जांच क्यों चल रही है? शायद यही ईडी की जांच क्यों चल रही है? शायद यही सवाल 2010, 11, 12, 13, 14 इन 5 वर्षों में देश पूछता था कि क्या कभी कोई कार्रवाई होगी? क्या कभी जो सरकारों में भ्रष्टाचार होता है इस पर नकेल कसी जाएगी? और जनता ने 2014 में जब मोदी जी की सरकार को चुना तब हमने पहला वायदा ये किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन देंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों के बाद कोई 8 रुपए का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लगा सकता है। दूसरी बात, आखिरकार जनता के पैसे अगर कहीं पर खाए गए, मुखर्जी हो, चटर्जी हो, चाहे लिंक कहीं बनर्जी जी के साथ जुड़े हों या देश के किसी कोने में कोई, मैं किसी जातिगत उस पर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं किसी नाम, मान लो पार्था चटर्जी हैं या कोई और व्यक्ति है, इनके मैं पूरा लिंक समझ रहा हूं, चटर्जी बनर्जी सारा समझ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इन सबके लिंक कहां जुड़े हैं? क्या किसी मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना किसी मंत्री के नजदीकी के घर पे एक बार 20 करोड़, दूसरी बार फिर उतने, फिर तीसरे, अंत ही नहीं हो रहा है। और जब ये कट मनी की बात चलती थी तब लोगों को लगता था शायद आरोप लगते हैं, और जब चिट फंड की बात होती तब भी ऐसा लगता था। लेकिन चिट फंड घोटाला करने वालों ने बंगाल की ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की बनाई हुई पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में खरीदी। आप में से कितने लोगों की पेंटिंग किसी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदी है? कोई ऐसा? यहां पे तो वैसे कोई यस बैंक वाला था तो उसने किसी एक परिवार वाले जो इतने वर्षों तक देश पे राज करते रहे उनके लिए वैसा काम करने का उन पर भी देखिए, अब पार्था चटर्जी के पास तो नोट निकल रहे हैं, अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा। उसके बाद इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो नेशनल हेराल्ड हाउस और उसके 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि द्वेषपूर्ण भावना के साथ ये सरकार कार्रवाई कर रही है। चलिए, देश को ये तो पता चला नेशनल हेराल्ड के ठिकाने कितने हैं और इस पे कब्जा किसका है, कितनी शेयर कैपिटल थी और कितने की संपत्ति है। अमित जी, मेरा एक गिला आपसे है, जी, आपके चैनल से भी और कुछ बाकियों से भी जी। आप लोग देश को बताते क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड केस है क्या? किसने रोक रखा है आपको? क्या देश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आप लोग केवल इतना दिखाते हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया गया। आप ये नहीं बताते कि इतने 1000 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने अपने नाम करवा लिया है या इसके पीछे घोटाला क्या है। अगर मैं आपके इस अभी बातचीत में करूंगा तो आपका कोई सवाल नहीं आएगा। आधा घंटा मुझे केवल नेशनल हेराल्ड केस को समझाने के लिए लगेगा। नेशनल हेराल्ड केस को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। मैं नेशनल हेराल्ड केस को लंबे अरसे से 2012-13 से फॉलो करते हुए आया हूं। मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां हैं उसके अंदर, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, तो एक पॉलिटिकल मौका तो मिलता ही है उनको सवाल खड़ा करने का। वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। सत्येंद्र जैन पर होता है, पार्था चटर्जी पर होता है, राहुल गांधी पर होता है, सोनिया गांधी पर होता है, और बीजेपी का कोई नेता नहीं आता ईडी की रडार पर। ऐसा क्यों? अब तो संजय राउत भी हैं। अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है? कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के? जिसने किया उसी के ही जाएगा। अब ना मेरे नेशनल हेराल्ड है ना मेरे घर पे कोई आएगा, लेकिन जिन्होंने किया है क्या वो देश के कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल आज आपके चैनल पर एक है, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी देश के कानून से ऊपर है? क्या गांधी परिवार के ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार के किए गए भ्रष्टाचार पर देश की जांच एजेंसियों को कोई सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है? अगर आप ये तय कर देंगे कि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है। कोई एक कांग्रेसी नेता आज तक आगे आकर नहीं बोला कि देश का कानून क्या सब लोगों के लिए एक जैसा है कि नहीं। तो फिर गांधी परिवार के लिए
एक्सेप्शन क्यों? अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था पूछताछ करने के लिए, वो बुजुर्ग हैं। चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितनी समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती। चलिए मैं आपको तो आप ये तय ही कर दीजिए ना कि आप या तो गांधी परिवार के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आप विपक्षी दल के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आपकी आयु एक उम्र से ज्यादा हो जाएगी यानी कि 60-70 साल से ज्यादा होगे तो आपको कोई ना पूछे। विपक्ष आरोप लगाता है कि डराने धमकाने नहीं, के आप अमीर जी फिर आगे निकल गए। जी। आपने एक बीच में एक नाम लिया था सत्येंद्र जैन जी का। जी 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 जी। अब उनकी तो याददाश्त घोटाले के बाद चली गई, आपकी क्यों जा रही है? नहीं नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं जा रही। मैं आऊंगा सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर भी, क्योंकि आप लोग उस पर भी थोड़ा बहुत नरम रहता है आपका चैनल। पंजाब में जो घटा जी, 3 महीने की सरकार नहीं हुई थी, 30 हत्याएं हो गई। 30 हत्याएं, गैंगस्टर जेलों में बैठ के लोगों को मार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ा रहे हैं। पंजाब के सिक्योरिटी वाले अरविंद केजरीवाल जी के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है सिक्योरिटी लेने वालों में, और वहां मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन सलाहकार यहां से भेज दिया। पर भगवंत मान तो आपको दोस्त भी होंगे, सदन में भी रहे काफी समय तक वो। बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। अब तो आपको बधाई देनी चाहिए, वो एक नए जीवन में बंधे हैं कुछ दिन पहले। चलिए, मैं इस मंच पे कुछ नहीं कहूंगा। जी जी। कुछ बातें प्राइवेट के लिए भी ठीक रहती, चाय पे कर लेंगे जी। लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी। और सरकार का इनिशियल पीरियड खत्म हुआ तो सोचा था वो अब कामकाज पे लगेंगे जी। और जब इनका इनिशियल पीरियड थोड़ा खत्म हो जाए तो शायद उसके बाद कामकाज पे लग जाएंगे। मैं आगे का रुख करता हूं, और क्योंकि ईडी की बात हो रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ईडी के बारे में क्या कहा मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो बाइट के जरिए मैं आपको एक बार सुना देता हूं। 10 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा। The entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. वो कहते हैं ईडी आपके इशारों पर नाच रही है और ईडी इडियट है। हमें तो ये नहीं पता कि अधीर रंजन जी को कोई इशारा करता कि वैसे नाचते रहते हैं। कभी कहते मेरी भाषा ये नहीं है। पार्लियामेंट के अगर आप 3 वर्ष निकालेंगे उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं। जी जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वो सदन में है, दल के नेता है उनके। मैं आपको, वैसे आपको ये अध्ययन करना चाहिए चैनल को। नहीं, मैंने पहले दिन से लेके आज तक अधीर रंजन चौधरी जी ने धैर्य कब कब खोया है और क्या क्या शब्द बोले हैं जी, वो आपको दिखाने चाहिए। वो कह रहे मेरी हिंदी और ये कमजोर है। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल जो 55-60 साल सत्ता में रहा हो, आज उसकी ये हालत हो गई है। आज ये उसकी हालत है जी। राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द बोलने, उन राष्ट्रपति जी के लिए जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव, देश जो हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम सबके रहते हुए एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी वाहवाह हो रही है, लेकिन कुछ लोग आज तक भी नहीं पचा पा रहे, जिन्होंने वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, जो कभी उनके लिए सहूलियत भी नहीं देते थे, आज वो पचा नहीं पा रहे। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लगे तो उससे पहले क्या कहा, चुनाव से पहले तो कहा ये तो गरीब मां का बेटा है, चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता ने गरीब मां के बेटे को वोट दिया, चाय बेचने वाले को वोट दिया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी तरह से ही पिछली बार जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब वो चुने गए, तब भी इस तरह के शब्द बोले गए। लेकिन आपने कभी देखा कि रामनाथ कोविंद जी एक झोंपड़ी में रहते थे जी, जब उनका परिवार जहां से आया है, उनकी मां की मृत्यु
उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण होगी, जब वो छोटे से थे, 5-6 साल के थे। कैसा जीवन व्यतीत किया होगा, वहां से राष्ट्रपति पद तक आना, और द्रौपदी मुर्मू जी के पति और दोनों बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, और पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना, ये आसान काम नहीं। कुछ तो गुण उनमें होंगे जो पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक के पद तक आई है। इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, देश के लिए